नमस्कार साथियों, आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ हमने पिछले वीडियो में अपने एक दलीय प्रभुत्व के संदर्भ में पढ़ रहे थे। पहले आम चुनाव के बारे में हमने ज़िक्र किया, किस प्रकार पहला आम चुनाव हुआ, क्या चुनौतियाँ थी, किस प्रकार हमने चुनाव आयोग का गठन किया। 1952 में किया, पहले सुकुमार सेन को पहले निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। इन सब के संदर्भ में हमने उस दिन पढ़ लिया था। अब आज हम इसी पाठ को या इसी अध्याय को पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार पहले, दूसरे और तीसरे आम चुनाव में लगातार कांग्रेस आगे आ रही है। कहीं न कहीं चौथे आम चुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई। 5वें आम चुनाव में भी लगातार कांग्रेस की कहीं न कहीं जीत होती है। तो ये सब कैसे हुआ? तो जैसा कि टाइटल आपके सामने लिखा है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके साथ ही हम और पढ़ेंगे। पहले आपको पता होगा, आपने पिछला वीडियो जो आपने देखा है, उसमें दिया एक मैंने पार्टी के संदर्भ में बात की थी, जिससे अपने सोशलिस्ट पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी जिसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है, उनके संदर्भ में। तो ऐसी ही 2-3 पार्टियों के बारे में और आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम आज ये पढ़ेंगे कि एक दल के प्रभुत्व का दौर कैसे, एक दल के प्रभुत्व का दौर कैसे। साथियों, एक ध्यान देने योग्य चीज़ है कि अपने देश में लगातार आपको पता होगा कि 5वीं लोकसभा की जिस समय मतलब 5 बार लगातार लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की जीत हुई। इस जीत के क्या कारण रहे? और क्या केवल अपने देश में ही लगातार एक ही पार्टी की जीत होती रही? क्या अन्य देशों में भी एक पार्टी का कोई शासन रहा है? अगर रहा तो उसमें, उन देशों में और हमारे देश में मतलब भारत में एक दलीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है? मतलब इन दोनों में क्या-क्या अंतर है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, कांग्रेस ने पहला चुनाव 1952 में जीता, दूसरा 1957 में जीता, तीसरा 1962 में, चौथा 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, पांचवा 1971 में, ये भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। फिर 1977 में अगले चुनाव हुए, 77-78 में, और उसमें पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो और हालांकि जिसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, इसका परिणाम भी जैसा कि कल ही निकला है अपना 25 जून। तो यही वही 25 जून है जिस दिन इंदिरा जी ने अपने आपातकाल की घोषणा शुरू की थी। तो अब तो ये है। अब इससे पहले हम देखेंगे क्या विश्व के अन्य देशों में भी एक दलीय शासन व्यवस्था स्थापित थी या नहीं। तो सबसे पहली चीज करेंगे कि एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में एक दलीय व्यवस्था थी और आज भी है। हम यहाँ उदाहरण लेंगे। देखिए, अगर आपको परीक्षा में पूछ ले कि किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जिनमें एक दलीय शासन व्यवस्था है, तो सबसे पहला है चीन। चीन और सीरिया, इन दोनों में एक दलीय शासन व्यवस्था है। अब एक दलीय शासन का मतलब होता है यहाँ एक पार्टी है, और एक पार्टी हमेशा क्या करती है, चुनाव जीतती है और चुनाव में शासन करती है। एक दलीय व्यवस्था। उसके बाद कुछ ऐसे भी देश है, जैसे अपने बहुत सारे देश है ऐसे हुए हैं कि जिनमें एक दलीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन अब हमने परिवर्तन कर दी। जैसे दूसरा है मैक्सिको। मैक्सिको, उत्तरी कोरिया, दक्षिण अफ्रीका ले लो आप भले ही। दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में, आदि देशों में भी एक दलीय एक दलीय शासन व्यवस्था थी। एक दलीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में नहीं। मेक्सिको, उत्तरी कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में भी क्या थी, पहले एक दलीय व्यवस्था थी, लेकिन आज नहीं है। हम यहाँ मेक्सिको का एक उदाहरण देखेंगे। किसका? मेक्सिको का। की मेक्सिको की एक पार्टी है, पीआरआई। पार्टी का नाम क्या है? पीआरआई। मेक्सिको की भाषा में से पीआरआई कहते हैं। जैसे ई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल। आप
इंस्टीट्यूशनल, आर का मतलब रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये मैक्सिको की पीआरआई जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, इसका गठन होता है वो होता है 1929 में। 1929 में ये पार्टी गठित होती है। ये पार्टी लगातार 2000 तक मैक्सिको में शासन चलाती है। कब? कि 1929 में क्या होता है, गठन होता है, 2000 तक शासन चलाती है। शुरुआत में इस पार्टी में भी किसान वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मतलब जितने भी लोग थे उन सबको सम्मिलित किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके जो इस पार्टी के संस्थापक थे केलस, उन केलस ने क्या किया कि केवल और केलस जो इस पार्टी के संस्थापक है, लिख देना, कभी कभार प्रश्न पूछ लिया भी जाएगा, संस्थापक, संस्थापक का नाम है केलस। केलस इस पार्टी के संस्थापक है। केलस ने क्या किया, धीरे धीरे इस पार्टी पर अपना ही प्रभुत्व जमा लिया और ऐसी चुनाव व्यवस्था भी वहां जारी कर दी, चाहे किसी तरीके से मतदान करवाए जाए तो मतदान में जीतेगी कौन सी पार्टी, पीआरआई। और दूसरा, इनके ऊपर बहुत सारे मतलब आरोप भी लगाए गए, चुनाव में घोटाला करने के आरोप लगाए गए, अमूमन बहुत सारे देशों में आज भी लगाए जाते हैं। तो 2000 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे कहाँ, मैक्सिको में। और पहली बार 2000 में ये पीआरआई पार्टी थी, ये क्या हो गई, पराजित हुई। और उसके बाद इस देश में दूसरे पार्टियों का मतलब धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ने लगा। तो एक तो हमने अभी पढ़ा मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको की पीआरआई पार्टी के बारे में। इसके साथ ही साथियों याद रखने योग्य चीज है कि जैसे हमने यहाँ दक्षिण अफ्रीका लिखा, तो आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका नाम आते ही नेशनल मंडेला या रंग भेद की नीति आपको याद होनी चाहिए, कि रंग भेद की नीति, कि ज्यों ही रंग भेद की नीति समाप्त हुई, कौन सी नीति, रंग भेद की नीति समाप्त हुई, और नेशनल मंडेला देश के पहले दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो उनके बाद यहाँ उन जो इससे पहले नेशनल मंडेला से पहले भी पहले अफ्रीका में एक ही दलीय शासन व्यवस्था थी, और जो ही ये अश्वेत राष्ट्रपति पहले बने उनके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। कहीं न कहीं दक्षिण अफ्रीका और भारत का भी क्या है, मतलब लोकतंत्र में देखे तो एक दलीय प्रभुत्व के दौर में समता मूलक है। और दूसरा, चीन में आज भी एक दलीय शासन व्यवस्था है, सीरिया में भी कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है। अब आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार एक दलीय शासन व्यवस्था बनी रही लगातार, या क्या हुआ, इन देशों से अंतर कैसे हुआ। इन देशों के जैसे चीन के संविधान में लिखा हुआ है कि इन देशों में क्या होगा, एक ही शासन पार्टी की एक ही पार्टी का शासन होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था, द्विदलीय भी नहीं है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। वर्तमान में अपने राष्ट्रीय दलों की बात करें तो हमारे देश में 7 राष्ट्रीय दल है। कितने दल है, 7। लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय लगातार जीतती कौन सी आ रही थी, कांग्रेस की। एक दल के प्रभुत्व का दौर या कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर, ये भी लिख सकते हैं, प्रभुत्व का दौर। अब अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में एक दलीय व्यवस्था और विदेशों में एक दलीय व्यवस्था, उदाहरण के लिए चीन है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो उनके तो संविधान में लिखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने एक दल को अपनाया, भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत भारत के लोगों ने एक दल को नहीं अपनाया, भारत के संविधान ने एक दल को नहीं अपनाया, लेकिन निर्वाचित करके भेजा है। बार बार इसी एक दल को चुना, मतलब चुनाव हुए और चुनाव में बार बार इसी एक पार्टी को जीत हुई। अब जीत होने के क्या कारण है, एक दल का कारण क्या रहा, ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस को बार बार चुनाव में जीत हासिल हुई, प्रत्येक चुनाव में। तो नंबर एक, पहला याद करने योग्य है कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। जिस समय अपना देश जिस समय आजाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के बराबर कोई इतना बड़ा दूसरा कोई दल ही नहीं था। नंबर दो, शुरुआत में मतलब शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में कांग्रेस में केवल और केवल कौन थे,
मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे या जो बड़े कोई अधिकारी वगैरह थे, उस लेवल के आदमी थे। लेकिन धीरे-धीरे कांग्रेस ने क्या किया, अपने में समाज के बुद्धिजीवियों को भी लेना शुरू कर दिया, उदारवादियों को भी लेना शुरू कर दिया, पूंजीवादियों को भी लेना शुरू कर दिया। मतलब कंजर्वेटिव है, रेडिकल है, गर्मपंथी है, नरमपंथी है, जितने भी लोग हैं, उन सारों को क्या कर दिया गया, कांग्रेस ने सम्मिलित कर दिया, जिसमें किसान वर्ग है, जिसमें गरीब वर्ग है, मतलब एक राजा से लेकर रंग तक जितने भी लोग थे उन सबको कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया। शुरुआती दौर में मतलब अमीरों का दबदबा कांग्रेस, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय कांग्रेस हर घर गली तक पहुंच गई। सबसे पहले तो आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नंबर दो, शुरुआती दौर में जो अमीरों का दबदबा रहा, लेकिन वो अमीरों का दबदबा धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। और जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अगर कांग्रेस के लोगों ने या कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया तो उस समय हर गली घर, मतलब उछले स्तर से लगाकर निचले स्तर के जितने भी लोग थे उन सब लोगों को क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। नंबर तीन, मजबूत विपक्ष की कमी थी। मजबूत विपक्ष की कमी, मजबूत विपक्ष नहीं था। नंबर चार, कांग्रेस का शुरुआती विचारात्मक गठबंधन का मजबूत होना। जो कांग्रेस का शुरुआती गठबंधन था वो मजबूत था। अमूमन कहा जाता है कि आज पार्टियों का गठबंधन है, उस समय कांग्रेस के अंदर ही गठबंधन होते थे। मतलब जितने भी लोग थे उन सब का अंदर ही अंदर गठबंधन कर लिया जाता था। इसके उदाहरण के लिए एक बार पिछली साल प्रश्न भी पूछा था, और वो क्या प्रश्न था उसके संदर्भ में अभी हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर में कांग्रेस आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। शुरुआत के दौर में कांग्रेस पर अमीरों का दबदबा, मेरा कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में जो बड़े लोग थे उनको ही कांग्रेस में शामिल किया, लेकिन बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस हर गली घर तक पहुंच गई थी। मजबूत विपक्ष की कमी थी, देश में कोई विपक्ष पार्टी नहीं थी इतनी मजबूत। हालांकि जो भी पार्टियां बनी वो बाद में धीरे धीरे बनी, कोई भी चीज होती है वो एकदम विकसित नहीं होती है। जैसे कि साथियों, हम भी आज पढ़ रहे हैं, आज 12th में आ गए या आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन सब तैयारी करने के लिए भी हमें भी मेहनत लंबे समय से करनी पड़ी है। पहले माता के गर्भ से हमने भी जन्म लिया है, शिशु कहलाए, फिर धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू किया है। मतलब हमारे भी गुरुजनों ने सिखाया है, धीरे धीरे हम कगड़े हैं, गिनती है, एबीसीडी, ये सारी की चीजें। फिर धीरे धीरे हमने भी किताब पढ़ना शुरू की है, और फिर लिखना शुरू किया, हम सब ने बोलना शुरू किया है, बैठना किस प्रकार बैठा जाता है, किस प्रकार बोला जाता है, ये सारा का सारा मैटर हमें भी सिखाया गया। फिर धीरे धीरे हमारा मानसिक विकास क्या हुआ, उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ा। तो इन सारी की सारी चीजों में तो वे कौन कौन सी पार्टियां थी जो आजादी के बाद बनी, या उनका जो मूल स्थान क्या क्या रहा, कैसा रहा, उन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में कांग्रेस का जो शुरुआती विचारधारात्मक या विचारात्मक गठबंधन था वो बहुत ही मजबूत था, अच्छा था। अब आपको देखिए, अब हमारे मन में आएगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि विचारधारात्मक इनका जो गठबंधन था वो अच्छा था। तो इसके लिए आपको पता होगा, जिस समय देश के पहला मंत्रिमंडल था देश का, और उस समय अंतरिम सरकार थी, वो लमसम कांग्रेस की सरकार थी। ज्यों ही देश आजाद हुआ, आजादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के अलावा भी कई पार्टियों के नेता थे। उदाहरण के लिए यही प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या उदाहरण है,
उदाहरण पहला है कि नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेसी नेता, मतलब कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी नेता कौन कौन से थे? गैर कांग्रेसी नेता, दो गैर कांग्रेसी नेताओं के नाम पूछे हैं। तो सबसे पहला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और दूसरे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके अलावा भी जयप्रकाश नारायण को भी इन्होंने आमंत्रित किया था कि भाई आप भी आ जाओ, लेकिन जयप्रकाश नारायण इसमें सम्मिलित नहीं हुए, जयप्रकाश नारायण इसमें नहीं आए। तो ये कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर के संदर्भ में ये सारी की सारी बातें हैं जिसके कारण लगातार। और नंबर 3, अगर इससे अलावा अगर हम बात करें तो भी कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि प्रत्येक जनमानस में कांग्रेस रसी बसी हुई थी, लोगों के मन में कांग्रेस ही कांग्रेस थी। क्यों? क्योंकि इस सबसे पहले ही मैंने लिखा दिया, आजादी के आंदोलन में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो कांग्रेस ने निभाई है। फिर बाद में जो नेहरू जी की नीतियां थी वो भी नीतियां कहीं न कहीं देश के पक्ष को संबोधित करते हुए थी, इसलिए लोगों का भी झुकाव किसकी ओर रहा? कांग्रेस की ओर रहा। इसके बाद भी अगर और बात करें तो विपक्ष की बातों को जितना भी माहौल देना था, या विपक्ष की बातों को जो विपक्ष चाहता कि भाई हमें इस तरीके से या ऐसा करेंगे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी वो चीजें कर लेती थी जिसके कारण विपक्ष इतना मजबूत नहीं हो पाया था। और कहीं न कहीं विपक्ष की भी कोई बेहतर बातें थी, अच्छी बातें थी, जिन बातों को ग्रहण किया और या जो बातें नेहरू जी को अच्छी लगी, देश के लिए फायदेमंद लगी, उन सब चीजों को भी उन सब बातों को भी नेहरू जी क्या करते थे, या तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री कह दो या तत्कालीन सरकार कह दो, उन्होंने इन सब बातों को लेकर क्या किया, इन सब में मर्ज किया, और जिससे कि देश को बढ़ावा हुआ। और देश को कहीं न कहीं जितने भी कोई भी व्यक्ति होगा अगर देश के संदर्भ में बात करेगा तो, और ऐसी उस समय बात कर रही थी कौन? कांग्रेस पार्टी। क्यों कर रही थी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि बाकी कोई मजबूत दल ही नहीं था। अब आगे बात करेंगे तो इसके बाद कौन-कौन से मजबूत दल बने और उन दलों की क्या विचारधाराएं थी और उन्होंने क्या-क्या किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा-सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। अमूमन एक बार प्रश्न पूछा गया है कि आज़ादी के बाद भारत में एक दलीय शासन व्यवस्था थी केवल और केवल कांग्रेस की, तो क्या ये विदेशों के समान थी जैसा कि चीन में वगैरह हो रहा है? ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस को किसने? जनता ने चुना था। 3 बार, 4 बार, 5 बार जितने बार भी इलेक्शन हुए, जनता इलेक्शन के मध्य जनता द्वारा कांग्रेस को क्या दी गई? जीत दी गई। और वो जीतने के क्या कारण रहे? जैसा कि हमने अभी बात की थी कि उनके पास मजबूत एक तो लोगों का समर्थन था उनके पास मजबूत। राष्ट्रीय आंदोलन कार्यों में उन्होंने भाग लिया था। बहुत सारे नेता वही थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे आगे थे, वही बाद में किसमें आए? कांग्रेस में आए। चलो अब हम बढ़ते हैं। एक दल के प्रभुत्व के दौर के बाद अब हम क्या करते हैं? अब कौन-कौन से दल बने आजादी के बाद? कौन-कौन से दलों का क्या हुआ? गठन हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं जनसंघ पार्टी। कौन सी पार्टी? जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी सबसे पहले स्थापना कब हुई? जनसंघ पार्टी की स्थापना, जनसंघ पार्टी की साथियों स्थापना हुई 1951 में। कब हुई? 1951। संस्थापक कौन थे जनसंघ के संस्थापक? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, इनके संदर्भ में भी बात करेंगे। ये संस्थापक। महासचिव कौन थे? महासचिव, महासचिव थे अपने दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय। ये दीनदयाल उपाध्याय है, ये महासचिव भी थे और दूसरे संस्थापक थे या दूसरे जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब एक याद रखने योग्य चीज, इन पार्टी ने क्या कहा था कि एक देश
एक संस्कृति एक राष्ट्र, एक संस्कृति एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। एक संस्कृति एक राष्ट्र। आपको याद करने के लिए ये सबसे पहले इसमें स्थापना पूछेंगे, स्थापना कब हुई? 1951 में। संस्थापक पार्टी के संस्थापक कौन थे जनसंघ पार्टी के? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महासचिव दीनदयाल उपाध्याय थे। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। नंबर 2, दूसरी चीज ये क्या चाह रहे थे? दूसरी ये चीज चाह रहे थे जिस समय 1964 में, कब? 1964 में चीन द्वारा, किसके द्वारा? चीन के द्वारा परमाणु परीक्षण किया, परमाणु हथियार बनाए गए, परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, परीक्षण में री बढ़ाएगा, परीक्षण किया। उसके बाद इस पार्टी ने परमाणु बनाने पर जोर दिया, परमाणु बनाने पर जोर दिया। इस पार्टी ने क्या किया? परमाणु बनाने पर जोर दिया। अब देखिए, प्रथम आम चुनाव में जनसंघ को अगर कोई सीटें पूछ ले, प्रथम आम चुनाव में जनसंघ को कितनी सीटें मिली? प्रथम आम चुनाव में 3 सीटें, और दूसरे आम चुनाव में इन्हें सीटें मिली थी, वो मिली थी 4 सीटें। पहले आम चुनाव में 3 सीटें और दूसरे आम चुनाव में कितनी सीटें मिली? 4 सीटें मिली थी। वापस देख लीजिएगा एक बार। 1951 में जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना किसने की? स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। महासचिव कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय थे। एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का नाम लिया। और कहीं न कहीं ये है जो 1951 में जो इस पार्टी की स्थापना हुई, ये पार्टी आरएसएस से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? आरएसएस, जिसकी स्थापना 1925 में हुई। ये धार्मिक या एक हिंदूवादी पार्टी कह सकते हैं इसे हम। और कहीं न कहीं ये जनसंघ ही बाद में आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की मूल, अगर भारतीय जनता पार्टी है जो आज चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इसी में ही सम्मिलित थी। जनसंघ ही बाद में किसमें परिवर्तन हो गई? भारतीय जनता पार्टी में। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें वर्तमान की क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये तो है अपने जनसंघ पार्टी। जनसंघ के बाद अगर दूसरी कोई पार्टी देखें, तो जनसंघ के बाद दूसरी पार्टी का नाम आता है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी साथियों? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विचारधारा रही? उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का नाम आते ही, कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी, इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध किस, अगर देश पूछ ले तो वो है रूस से। किस देश से है? रूस से। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में रूस में। उस क्रांति के समय एक रूस में नई पार्टी आई थी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। और यही कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे, पहले 1935 में ये अपने कांग्रेस में रहकर ये अपनी बात करती रही। दिसंबर 1941 में ये क्या हो गई? अलग हो गई। तो पहली पार्टी है अपने कम्युनिस्ट, अगली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, इसे साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं, साम्यवादी। बोल्शेविक क्रांति के समय, कुछ समय रूस में गठन, ठीक है। और फिर लोगों ने इसे क्या किया? भारत में अपनाया 1935 में। भारत में कांग्रेस के भीतर
भीतर रहकर कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा। दिसंबर 1941, याद रखना, दिसंबर 1941 को यह पार्टी या इस पार्टी के नेता कांग्रेस से अलग हुए। कहां से अलग हुए? कांग्रेस से अलग हुए। अब देखिए अलग क्यों हुए। आपको पता होगा साथियों, जैसा कि 1941 लिखा है, उस समय देश पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में जूझ रहा था और बाकी कांग्रेस पार्टी दूसरे विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित करने से क्या कर रही थी? इनकार कर रही थी। हालांकि इन्होंने कहा कि नाजीवादियों के खिलाफ इन्होंने कहा कि भारत को क्या होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में रहकर नाजीवादियों के खिलाफ क्या करना चाहती थी? विद्रोह करना चाहती थी और इन्होंने हिंसक प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सेना के द्वारा इनके हिंसक प्रदर्शनों को दबाया गया बाद में। अब देखिए जिस समय 1947 में मिली, हमें आजादी मिली कब? 1947 में। इस पार्टी ने कहा कि जो आजादी 1947 में मिली है भारत को, वो आजादी नहीं है। जो 1947 में भारत को आजादी मिली, वो भारत को पूर्ण रूप से मिलने वाली आजादी नहीं है। तो अमूमन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वो कौन सा दल है जिसने कहा था कि जो भारत में 1947 में भारत को मिली आजादी पूर्ण रूप से आजादी नहीं है, तो वो पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। 1947 में मिली आजादी भारत की वास्तविक आजादी, वास्तविक आजादी नहीं है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन आखिरकार उनका कहना यही था कि जो 1947 में भारत को जो आजादी मिली, वो आजादी मुख्य रूप से पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली है। अब दूसरा, अब देखिए कि दक्षिण में कुछ क्षेत्रों में इस पार्टी का प्रभुत्व अच्छा था। किन किन क्षेत्रों में? केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों में इनका नेतृत्व, इस दल का नेतृत्व अच्छा था। एक बार वापस देख लीजिए, इसके बाद इससे आगे लिखाएंगे। बोल्शेविक क्रांति के समय रूस में गठन होता है इस पार्टी का। 1935 में भारत में कांग्रेस के अंदर रहकर ही इस पार्टी का क्या किया जाता है? इस विचारधारा का गठन किया जाता है या इस विचारधारा को अपनाया जाता है। दिसंबर 1941 में इस पार्टी के नेता कांग्रेस से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, अलग से ये पार्टी बनती है। 1947 में मिली आजादी भारत को वास्तविक आजादी नहीं है, ये कथन किस पार्टी ने कहा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ने। इसके साथ ही आप याद करना, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए याद करने योग्य चीज है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये 1935 में अलग हुआ, वो अलग होने का कारण क्या है? तो अलग होने का कारण यही है कि कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों का साथ देते हुए, मतलब वो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते हुए नाजीवादियों का क्या करना चाहती थी? विरोध करना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस ऐसा करना नहीं चाहती थी। और पहले आम चुनाव में केरल है, आंध्र प्रदेश, बिहार है आदि प्रदेशों में इस दल को क्या मिला? अच्छा बहुमत मिला। पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, लेकिन मत कह सकते हैं कि अच्छे मिले मत। अब देखिए साथियों अगली चीज, ये तो हो गई। अब प्रथम आम चुनाव में इसको कितनी सीटें मिली, क्या मिली, क्या नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा याद करने योग्य है। ये साम्यवादी पार्टी में यहाँ वापस लिख देता हूँ। अब देखिए साथियों, प्रथम
लोकसभा चुनाव में इससे 16 सीटें प्राप्त हुई। इस दल को कितनी सीटें? 16 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें? 16 सीटें। नंबर 2, प्रथम आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त हुई? 16 सीटें। यह पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल बनकर उभरी। किस चुनाव में उभरी? पहले आम चुनाव में। आगे क्या है कि नंबू दरीपाद के नेतृत्व में नंबू दरीपाद के नेतृत्व में केरल में 1957 केरल में कब? 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की। पहली बार गैर कांग्रेसी, पहली बार इसी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अपनी सरकार बनाई। इधर देखिए वापस प्रथम लोकसभा चुनाव में पहले जिक्र कर चुके हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में इसने 16 सीटें जीती। ये पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर उभरी पहले आम चुनाव में। नंबू दरीपाद के नेतृत्व में केरल में 1957 में इन्होंने क्या किया? अपनी सरकार बनाई थी। मतलब हालांकि जैसे गठबंधन की सरकार बनी, इनकी 6 सदस्य दूसरे लिए गए। और हालांकि ये सरकार पूर्ण रूप से चली नहीं, क्योंकि 1959 में क्या हुआ, इसमें आर्टिकल 356 का मतलब अवैधानिक तरीके से उपयोग करके इस सरकार को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। अब साथियों अगली चीज है वो है अपने कि इसके बाद एक और पार्टी है। हमने जनसंघ पार्टी कर ली, कम्युनिस्ट पार्टी कर ली। कम्युनिस्ट के बाद एक और पार्टी आती है, उस पार्टी का अपने नाम है स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी है साथियों? स्वतंत्र पार्टी। इसके साथ ही इसमें जैसे कोई इस पार्टी के नेता है तो उन नेताओं का नाम याद करना है आपको। जैसे अभी एक तो मैंने बताया, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे अभी। अब देखिए, अब हमारी अगली पार्टी है वो है स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्वतंत्र पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? स्वतंत्र पार्टी सबसे पहले स्थापना 1959 में। स्थापना कब हुई? 1959। संस्थापक कौन थे? संस्थापक सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्थापना 1959 में। संस्थापक सी राजगोपालाचारी। अब इस पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी ने क्या की? देखिए, यहाँ मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूँ कि एक तो भारत सरकार ने 1959 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कहाँ का अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन। और इस नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया? एक तो सहकारी खेती को बढ़ावा दिया। सहकारी खेती। एक व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार को बढ़ावा देने की बात की। बढ़ावा देने की बात। और एक किया था उन्होंने हलबंदी। किसकी? खेती की। ये तीन चीजें 1959 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें सहकारी खेती व्यापार को बढ़ावा देने की बात की रही, हलबंदी की। तो अब साथियों हुआ क्या
कि जो ये सहकारी खेती है, इसके और हलबंदी का विरोध किया किसने? स्वतंत्र पार्टी के लोगों ने, सी राजगोपालाचारी, मीनू मसानी वगैरह है, इन सब ने। तो इन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया, और इसका विरोध किया तो इसका विरोध करने के बाद स्वतंत्र पार्टी की क्या होती है? स्थापना होती है। अब स्वतंत्र पार्टी की उन्होंने स्थापना कर ली। क्या क्या विचारधाराएं थी स्वतंत्र पार्टी की, उनके बारे में ये जो हलबंदी लिखा है साथियों, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा जमीन है, मतलब बहुत ज्यादा जमीन है, तो उस जमीन को क्या कर देना? कम करने के लिए गरीबों को दान में कर देना, इसके संदर्भ में। अब देखिए, संस्थापक हो गए सी राजगोपालाचारी। इन्होंने कहा कि जो गरीबों को अलग से आरक्षण दिया है, गरीबों को दिया दिया गया आरक्षण, दिए गए, लिख दे, दिए गए आरक्षण का विरोध। इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने कहा जो गरीबों को आरक्षण दिया है, उन आरक्षणों का इस पार्टी ने क्या किया? विरोध किया कि आरक्षण किसी को मत दो। दूसरा, जो सरकार ने सहकारी खेती की स्थापना पर बल दिया, सहकारी खेती पर भी विरोध जताया। क्या किया? सहकारी खेती पर भी क्या किया? विरोध जताया। दूसरा, इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने कहा कि जो निजी मतलब अपने, आपको पहले भी पता होगा, जैसे कि एक होता है गर्मपंथी और एक होता है नरमपंथी, और दूसरा एक होता है दक्षिणपंथी और एक होता है वामपंथी। इन्होंने दक्षिणपंथी विचारधारा का क्या? दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन किया, समर्थन किया। और ये पार्टी किसके पक्ष में थी? यह पार्टी अमीरों का नेतृत्व करने वाली। किसकी थी? अमीरों का नेतृत्व करने वाली। इधर ध्यान देखिए, दक्षिणपंथी का मतलब होता है कि वे लोग जो केवल और केवल किसका पक्ष में हो? अमीरों के पक्ष में हो। मतलब सरकार को ये कहे कि कोई भी उद्योग धंधे लगा रहे हैं तो उसके प्रति में निजी क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वायत्तता। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, निजी क्षेत्र को पूर्णतः पूर्णतः स्वायत्तता दिलाने की पक्षधर। निजी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से ये क्या करना चाहती थी? स्वायत्त रखना चाहती थी। नंबर देखिए, इधर वापस देखिए, पहले ये गरीबों को दिए गए आरक्षण का इन्होंने विरोध किया। दूसरा, सहकारी खेती पर भी इन्होंने विरोध जताया। इन्होंने दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन किया। ये पार्टी अमीरों का नेतृत्व कर रही थी। अब अमीरों का नाम आते ही आपको मैंने पहले भी बताया था, हलबंदी। हलबंदी क्या थी? ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो उसे क्या करना पड़ता था? गरीबों को दान देना पड़ता था। हालांकि ये कानून पास हुआ 1961 में जाते हुए। तो साथियों, उस समय हुआ क्या? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इन सब की बात की गई थी, और इनकी बात करते ही राजगोपालाचारी जी ने क्या किया? इनसे अलग हो गए, और अलग होते ही अपनी नई स्वतंत्र पार्टी बनाई। अब देखिए, जी इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई, तो स्वतंत्र पार्टी में अमीरों का पक्ष लेने से सीधा पता चल जाता, जितने भी राजा महाराजा थे वे बहुत अमीर थे। तो उन्होंने किस पार्टी का सहयोग किया? स्वतंत्र पार्टी में सम्मिलित होने शुरू हो गए। नंबर दो, मैंने यहाँ निजी क्षेत्र को पूर्णतः स्वायत्तता दिलाने, व्यापारी वगैरह थे, वे भी किस पार्टी में आ गए? स्वतंत्र पार्टी में। हालांकि स्वतंत्र पार्टी वो नहीं कर पाई जैसा कि उनको सहयोग मिला था। आज मतलब स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन गौण की तरह मतलब इतना उसका प्रभुत्व नहीं रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें याद करना। मीनू मसानी वगैरह, मीनू मसानी है, अपने सी राजगोपालाचार्य है, ये सब कौन थे? ये सब स्वतंत्र पार्टी के सदस्य थे, ये स्वतंत्र पार्टी में। अब अगली चीज आती है, वो आती है आपके कि ये सारे की सारे, ये चारों पार्टियों के बारे में हमने पढ़ लिया, एक प्रभुत्व का दौर पढ़ लिया। अब कुछ नेता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जैसे बी आर अम्बेडकर का हमने बात की,
उसी के साथ ही एक और नेता का हमने नाम लिया, सी राजगोपालाचारी का नाम लिया, एक और नेता का नाम लिया दीनदयाल उपाध्याय, एक रफी अहमद की दुआई हुए उनके संदर्भ में भी मैं यहाँ कुछ प्रश्न लिखा रहा हूँ, मतलब प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में ही होंगे। ये याद करने योग्य चीज, क्योंकि एक एक नंबर के छोटे सवाल अमूमन यहाँ से बहुत जगह पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं बोर्ड की कक्षा में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि रफी अहमद की दुआई, रफी अहमद की दुबई, ये पहले, ये कौन थे? कृषि एवं खाद्य मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री और संचार मंत्री। अगर आपको पूछ ले देश के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, तो रफी अहमद किदवई। संचार मंत्री कौन थे, तो भी रफी अहमद किदवई। नंबर 2, जिनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर है, राजकुमारी अमृता कौर कौन सी मंत्री थी? पहली स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य मंत्री पहले थे ये। नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? वो थे पहले शिक्षा मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री, अंतरिम सरकार के ये सारे कौन थे? मंत्री। अब देखिए, रफी अहमद किदवई कृषि एवं खाद्य मंत्री और संचार मंत्री थे, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है शिक्षा मंत्री और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? कानून मंत्री। अब देखिएगा आगे थोड़ा और इसके संदर्भ में जिक्र करते हैं। इसके साथ ही अगला, ये तो हो गए मंत्री। अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और क्या क्या किया। नंबर 1, इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, लेबर पार्टी की स्थापना की एक तो। और इन्होंने दूसरा क्या किया कि अगर अनुसूचित जाति है उनके उद्धार के लिए क्या किया? आंदोलन चलाए। दूसरा एक लिख दिया, देश के पहले कानून मंत्री है 1956 में। कब? 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और 1956 में इनका क्या हुआ? निधन हुआ। अगर आपको पूछ ले, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं, किसके अध्यक्ष रहे हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें यहाँ देखिए। संविधान सभा के सदस्य, ये साथ में लिख देना, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री रहे हैं देश के। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है इन्होंने। 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। 1956 में इनका निधन भी हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखो 1951 में इन्होंने कानून मंत्री से क्या दिया? अपना इस्तीफा दिया। अब आप कहोगे सर इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा देने का कारण था हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल लाने के पक्ष समर्थन में थे कौन? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हालांकि पहले नेहरू भी इसके समर्थन में थे, लेकिन बाद में दबाव में आने के कारण, हिंदू परिषद के दबाव में आने के कारण नेहरू ने कुछ समय के लिए हिंदू कोड बिल पर अपनी सहमति जाहिर नहीं की
और जिसके कारण हिंदू कोड बिल के कारण इन्होंने अपना क्या कर दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, प्रारूप समिति को एडॉप्ट कमेटी भी कहते हैं। ये सारा का सारा किसके संदर्भ में है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में। अब अगला देखिएगा, उसी प्रकार ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये भी कौन है, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। रफी अहमद किदवई भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। राजकुमारी अमृता कौर भी संविधान सभा के सदस्य रह चुकी है। अगला अगला है सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपाला कौन थे सी राजगोपालाचार्य? सबसे पहले लिखना है आपको सी राजगोपालाचार्य में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। स्वतंत्र पार्टी के क्या थे ये, संस्थापक। ठीक है, नंबर 2, देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। गवर्नर, देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल 1948 में बने। कब बने, 1948 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, आजादी के बाद। और अगर आपको पूछ ले आजादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय ने सीधे पूछ ले गवर्नर जनरल, तो फिर माउंट बैटन ही पहले देश के क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल आजादी के बाद। और ऐसा पूछ ले कि देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर कौन थे, सी राजगोपालाचारी। अब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति, सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से मतलब दिया गया। इसके साथ ही मद्रास के मुख्यमंत्री क्या रह चुके हैं, ये मद्रास राज्य के या मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक है, देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है, और मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मद्रास के सीएम रह चुके हैं। ये सी राजगोपालाचारी है। अब सी राजगोपालाचारी के बाद आते हैं अपने, ये एक याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो महत्वपूर्ण चीज है अपने, आपने कहीं पढ़ा होगा, मानवतावाद। मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता, सिद्धांत के प्रणेता कौन है भी, मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय। कौन है, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है, मानववाद सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय। इसके साथ ही एक और प्रश्न, ये जो अभी मैंने आपको बताया था जिनका नाम क्या था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए, पहले तो किसके, जनसंघ के संस्थापक, संघ के संस्थापक, किसके संस्थापक, जनसंघ के। नंबर 2, याद करना है, कैबिनेट पहले मंत्री रह चुके हैं नेहरू के, और वो भी गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के नहीं होते हुए भी मैं पहले मंत्रिमंडल में मंत्री लिख देता हूँ, पहले मंत्रिमंडल में मंत्री। ठीक है, नंबर 3, कश्मीर वाद पर इन्हें क्या किया गया, कश्मीर विवाद पर जेल में डाला गया। और वहीं जेल में ही कब इनकी मृत्यु हुई, 1953 में। 1953 में क्या हुआ, निधन। कहाँ रहते हुए,
जेल में रहते हुए। ठीक है, तो साथियों, इस प्रकार अपने आज हमने जितने भी नेताओं के बारे में पढ़ा है, जितनी भी पार्टियों के बारे में पढ़ा है, उनको आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, इनके साथ लिखिए साथ साथ में। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता उतनी ही अच्छी होगी। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।